गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं विवेक राठौर श्री सदाशिव शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज से। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमसे हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF निकालना है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम से। तो बच्चों, इस विधि को सीखने से पहले हम ये सीखेंगे कि HCF होता क्या है। अगर आपसे कोई HCF को परिभाषित करने को कहे तो आप किस प्रकार से उसको परिभाषित करेंगे। तो HCF, जिसे हम हिंदी में मासापा कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जिन संख्याओं का हम मासा ले रहे हैं उन संख्याओं को विभाजित कर सकें। जिस प्रकार से अगर हमें 4 और 8 का मासा लेना है तो 4 और 8 का मासा क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 वो संख्या है जो 4 को भी काटती है और 8 को भी काटती है और बड़ी से बड़ी है। काटती तो 4 और 8 को 2 भी है, लेकिन हमें मासापा का मतलब था वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो हाई स्कूल से पहले हमने जो छोटी क्लासों में मासा निकालने की विधि सीखी थी, उनमें से एक विधि थी गुणनखंड विधि। हम गुणनखंड करते थे दोनों संख्याओं के, और जो कॉमन होता था वो हमारा मासा होता था। इसके अलावा भी हमने एक और छोटी क्लासों में एक विधि सीखी थी जिसे हम भाग विधि कहते थे। जैसे कि मान के चलिए, अगर हमें 4 और 38 का मासा निकालना हो, 4 और 38 का मासा, अगर हमें 4 और 38 का मासा निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते थे हम? जो बड़ी संख्या थी वो अंदर आएगी और 4 क्या आएगा? बाहर। यानी कि जो बड़ी संख्या है वो भाज्य होती थी और जो छोटी संख्या है वो भाजक होती थी। अब हम क्या करते थे? 4 का पहाड़ा पढ़ते थे। कितनी बार पढ़ें कि 38 के हम नज़दीक पहुंच सकें? जैसे 4 निम्मा 36। अब शेषफल क्या बच गया? 2 बच गया। अब अगली बार में क्या होता था? ये हमारा भाजक बन जाता था और ये हमारा भाज्य। क्या बन जाता था? भाज्य। अब फिर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार? जो 4 आ जाए तो 2 दूनी 4। आपकी बार क्या बच गया? शेषफल 0 बच गया। जैसे ही शेषफल 0 बचा तो ये जो है, ये भाजक यहाँ पर वाला, ये हमारा क्या बन जाता था? मासापा बन जाता था, यानी कि HCF। तो ये जो भाग विधि है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाग विधि। लेकिन ये जो विधि है ये किसने दी थी? ये यूक्लिड ने दी थी, जो कि एक यूनानी गणितज्ञ थे। उन्होंने ये विधि दी थी जिसको हम भाग विधि कहते हैं। तो ये भाग विधि क्या थी? इस विधि को यूक्लिड ने किस प्रकार से लिखा? इसमें यूक्लिड ने इसको लिखा कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल की। और ये विधि हमें तब तक अपनाते रहने हैं जब तक शेषफल हमारा क्या ना हो जाए? 0 ना आ जाए। चलिए, इसी विधि से हम अब क्या करते हैं? 135 और 225 का मासा निकालते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 225 है। तो कैसे लिखेंगे? 225 बड़ी है 135 से। तो हमें इसको भाग विधि से नहीं करना है, भाग विधि से नहीं करना है, इस विधि से करना है। ठीक है, यही यूक्लिड विधि है। तो यूक्लिड विधि में क्या है? भाज्य क्या हो गया? यहाँ पे 225 हो गया, तो हमें यहाँ पे 225 लिख देना है। भाजक क्या हो गया? 135 हो गया। भागफल के लिए हम क्या करेंगे? इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 135 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? 135 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 225 के नज़दीक पहुंच सकें। तो हम 135 है, 135 में 270 होता है, जो कि हम इससे आगे निकल जाएंगे। तो हम केवल एक बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 135 है, 135 प्लस शेषफल कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो शेषफल यहाँ पे 90 हो गया। अब अगली बार में क्या होगा? अगली बार में ये जो है, ये हमारा क्या बन गया? भाज्य बन गया। और 90 जो है हमारा क्या बन गया? भाजक बन गया। तो 90। अब फिर 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 90 कम 90, 90 दूनी 180। इससे आगे निकल जाएंगे, तो आगे नहीं निकलना है, इसके लगभग में पहुंचना है। तो 90 कम 90 और शेषफल कितना बच गया? 45 बच गया। अभी भी शेषफल क्या नहीं बचा? 0 नहीं बचा। जब तक बच्चों शेषफल 0 ना बच जाए, हमें ये भाग विधि अपनाते रहना है। तो यहाँ पर क्या होगा? फिर से हमारा क्या हो जाएगा? ये 90, ये वाला जो है हमारा क्या बन गया? भाज्य, और 45 क्या बन गया? भाजक। अब 45 से कम 45, 45 दूनी 90। तो 45 दूनी 90, शेषफल क्या बच गया? 0। जैसे ही शेषफल 0 बचा तो जो यहाँ पर वाला ये जो भाजक है, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा मासापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मासापा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 135 और 225 का जो मासापा होगा वो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो बच्चों, इस विधि से आपको जो भी मासापा निकालना है उसको एक तरह से मान के चलिए भाग विधि है, लेकिन भाग विधि को भाग विधि की तरीके से नहीं करना है। आपको इस तरीके से करना है, हर बार भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और ये विधि तब तक लगाते रहना है जब तक हमारा शेषफल क्या ना बच जाए? 0 ना बच जाए। और इसी विधि को हम यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम कहते हैं। अब दूसरी बात यह है बच्चों, कई बार आपके जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखा आपको एक नई चीज़ और मिलेगी, यूक्लिड विभाजन परिमिका और यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम। तो बच्चों, ये जो विधि है, ये जो विधि है, ये
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है एक तरह से मान के चलिए, तो इसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। और जो इसका पूरा निचोड़ है जिससे हमने आंसर निकाला उसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी कि प्रेमिका और एल्गोरिथम अंतर क्या है? प्रेमिका एक केवल एक तरह से मान के लिए फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का जो उपयोग है वो हमें एल्गोरिथम में सीखने को मिलता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं और बच्चों को दिक्कत होती है इन चीज़ों को समझने में कि प्रेमिका और एल्गोरिथम में अंतर क्या है। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आपको घर पे करना है और उसका आंसर हमें व्हाट्सएप जो ग्रुप आपका बनाया गया है उस पर आपको भेजना है। क्वेश्चन नोट कीजिए उसको। क्वेश्चन हमारा 196 और 13,820, आपको इसका जो है मासापा निकालना है। और इसके बाद तीसरा है 867 और 255, 867 255। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको करके लाना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है हर बच्चे को PDF के रूप में या फिर जो भी आप उस पर कॉपी पे नोट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे उसको हमें ग्रुप में डाल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों पहले हम देखते हैं कि इससे पिछले जो क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और इसी भाज्य को हमने क्या करा कि इस भाज्य को हमने a का नाम दे दिया, भाजक को हमने b का नाम दे दिया, भागफल को हमने q का नाम दे दिया, शेषफल को हमने r का नाम दे दिया। यानी कि यहाँ से हमारा एक और चीज़ निकल कर आई कि हम इसको इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर bq प्लस r। और इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि जो ये r का जो मान है यानी शेषफल जो भी है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। मान के चलिए मुझे अगर 9 को 2 से डिवाइड करना है, 9 को 2 से डिवाइड करना है, तो 9 को 2 से डिवाइड कैसे करूँगा? 2 चौको 8 और शेषफल हमेशा क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 1। तो जो शेषफल बचेगा वो हमेशा इस भाजक से तो छोटा ही होगा ना। यही तो ये भी तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। ये निशान समझते हैं आप लोग? ये निशान होता है छोटे का, यानी कि जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। माइनस में कभी शेषफल नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ कहती है वो कहती है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर होता है। तो इस चीज़ का उपयोग हमें इन क्वेश्चनों में करना पड़ता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए यहाँ से देखते हैं। ये कह रहा है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले मान लिया कि हमने माना कि a कोई पूर्णांक है। कोई क्या है? पूर्णांक है। अगर a कोई पूर्णांक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस पूर्णांक को हम VQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे R का जो मान है वो b से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या करना है? सिद्ध हमें किस रूप में करना है? सिद्ध हमें 6 के रूप में करना है। किसके रूप में करना है? 6 के रूप में। इसलिए हमें जो b का मान है तथा b का मान हमें यहाँ पे क्या ले लेना है? 6 ले लेना है। क्या ले लेना है? 6। इसी तरीके से अगर अदर क्वेश्चंस में यहाँ पे मुझे 3 के रूप में प्रूफ करना होता तो b का मान मैं 3 लेता। अगर 2 के रूप में प्रूफ करना होता तो मैं b का मान 2 लेता। ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें b का मान लेना है। तो यहाँ से जब हमने a का मान a बराबर BQ प्लस R हो गया, b का मान 6 हो गया। अगर b का मान 6 है तो R का मान क्या सकता है? अगर b का मान 6 है इसलिए जो R का मान होगा वो 6 से छोटा होगा। 6 से क्या होगा? छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। यानी कि R का जो मान है वो 6 से छोटा होगा, b से, और 0 से बड़ा और बराबर होगा। बच्चों आगे करने से पहले इस क्वेश्चन को ऊपर क्वेश्चंस को मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है। उसके बाद हमने क्या करना है? R का मान 6 से छोटा है, 0 से बड़ा है। अब इस a को हम क्या लिख सकते हैं? इस a को हम लिख सकते हैं 6q प्लस R का मान 0 से 6 के बीच में लेना है। यानी R का मान या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, लेकिन R का मान 6 नहीं हो सकता। ये बच्चों समझ में आया हमने क्या लिखा है? हमने ये लिखा है कि हमने यहाँ पर देखा जो R का मान है वो 6 से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर है। तो यहाँ पे R का मान पहले मैंने एक बार 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया। यानी कि मैं a को इतने प्रकार से लिख सकता हूँ।
और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें क्वेश्चन में करना था कि कोई भी विषम पूर्णांक, अब ये जो हमारे पास संख्याएं हैं 6, इन संख्याओं में से देखिए सबसे पहले 6q, अगर r का मान 0 है, r बराबर क्या है इसमें 0, तो a बराबर हो गया 6q। अभी जो 6q है ये किस संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी किस संख्या को प्रदर्शित करता है, तो जो 6q है हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 6 के गुणांक में लिखी हुई है, 6 के गुणांक में, जैसे मान लीजिए चलिए q का मान अगर 1 है तो 6 एकम 6, अगर 2 होगा तो 6 दूनी 12, 3 होगा 6 3 18, 4 होगा 6 चौको 24, यानी यहाँ पे q का मान कुछ भी होगा जब 6 से गुणा होगा तो वो एक सम संख्या बन जाएगी। तो ये क्या है, a बराबर 6q क्या है, एक सम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं 6q प्लस 2 को देखूं, r बराबर 2 लेने पर 6 बराबर 6q प्लस 2 और 6q प्लस 2 भी क्या है, अगर मैं q का मान यहाँ पे कुछ भी रखूं, जब 6 से गुणा होगा उसमें जब 2 जुड़ेगा तो ये भी किसका रूप है, सम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार 6q प्लस 4 भी एक सम पूर्णांक है। एक क्या है, सम पूर्णांक है। अब ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कि सम पूर्णांक है, तो जो बाकी बची हुई 3 संख्याएं होंगी कौन कौन सी, 6q प्लस 1, इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। एक कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अगर बच्चों ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से समझने की कोशिश करना। बच्चों पक्का समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं इसको दोबारा से आपको समझाऊंगा। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में पूछने का मतलब क्या है, इनका ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस दुनिया में जितनी भी विषम संख्याएं हैं, अगर मैं उसको 6 के रूप में लिखूं, किसके रूप में लिखूं, 6 के रूप में, तो वो या तो इस रूप की हो जाएंगी 6q प्लस 1, या तो इस रूप की होगी या इस रूप की होगी। जैसे कि मान के चलिए अगर मुझसे कहा जाए कि एक विषम संख्या 9 है, इसको 6 के रूप में लिख के दिखाओ, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 6 गुणा 1, 6 एकम 6 प्लस 3, 6 एकम 6 प्लस 3, यानी कि किस रूप की हो गई, 6q प्लस 3 इस रूप की हो गई। ठीक है, अगर मेरे से कोई कहे कि 21 को लिख के दिखाइए, तो मैं कैसे लिखूंगा 21 को, 6 3 18 प्लस 3, तो भी ये किस रूप की हो गई, इसी रूप की हो गई। अगर मेरे से किसी ने कहा कि 39 को लिख के दिखाइए, या मेरे से किसी ने कहा कि 37 को लिख के दिखाइए, तो मैं 37 को कैसे लिखूंगा, 6 गुणा 6 प्लस 1, तो ये किस रूप की हो गई, 6q प्लस 1, यानी इस रूप की हो गई। यानी कि इस दुनिया में जितनी भी विषम संख्याएं हैं, अगर मैं उनको 6 से डिवाइड करूं तो या तो शेषफल मतलब या तो इस रूप में बदल जाएगी, या इस रूप में बदल जाएगी, या इस रूप में बदल जाएगी। बस इस क्वेश्चन का केवल इतना सा मतलब है कि अगर हम किसी भी पूर्णांक को, हम किसी भी संख्या को, अगर वो विषम है और वो 6 से हम अगर उसको डिवाइड करें तो वो इन रूपों में बदल जाती है। इसको हमें सिद्ध करके दिखाना था। आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकें। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन तो सरल है, केवल आपको 616 और 32 का मासा पा निकाल देना है और आपका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन फिर कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर मासा पा क्यों निकालेंगे। ठीक है, तो उसका रीज़न समझिए, मासा पा क्यों निकालना है। 32 लोग हैं जो कि बैंड वाले हैं। आप ये समझिए कि अगर गणतंत्र दिवस की आपने परेड वगैरह देखी होगी तो कुछ लोग आगे बैंड वाले जो होते हैं वो ग्रुप्स में चलते हैं, मतलब पंक्तियों में चलते हैं, और उसके पीछे सेना की जो टुकड़ी होती है वो मार्च करते हैं, लेफ्ट राइट करते हुए चलती है। तो अब ये 32 जो लोग हैं, अब हमने मान लिया कि मैं इसको मान लीजिए कि इन 32 लोगों को A1 A2 करके नाम दे देता हूँ। तो ये 32 लोग ऐसे हैं, मान लो एक लाइन में A1 A2 ऐसे करके कुछ उन्होंने लाइनें बना ली। एक लाइन में कितने लोग हैं हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि इस लाइन में X लोग हैं, और ऐसे करके कितनी पंक्तियां हैं, मान ली इस पंक्तियों में भी कोई कुछ लोग आएंगे, और कितनी पंक्तियां हैं ये भी नहीं पता, मान लिया हमने Y पंक्तियां, कितनी पंक्तियां हैं, Y पंक्तियां हैं। यानी कि ऐसे खड़ी खड़ी लाइन में X लोग हैं
और कुल जो लाइनें हैं वो वाई लाइनें हैं, यानी ये 32 जो लोग हैं वो इस प्रकार से ये लोग आगे आगे चल रहे हैं। अब ये जो 616 लोग हैं वो इन लोगों के पीछे चलेंगे। अब इस लाइन के पीछे जो 616 लोगों में से कुछ लोग इसके पीछे चलेंगे। अब मैंने इसको मान लो B1 से नाम दे दिया, तो इसके पीछे B1 से B2 ऐसे करके कुछ लोग चलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमें नहीं पता कि इस लाइन में कितने लोग हैं। हमने मान लिया इस लाइन में Z लोग हैं। कितने लोग हैं? Z लोग हैं। और फिर यही 616 लोग जो हैं, अब ये इधर भी ऐसे पंक्तियों में और समान संख्या में चलना है। तो जैसे इस लाइन में जो लोग हैं इसके पीछे इतने लोग हो गए, इसके पीछे भी इतने लोग हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी B कुछ करके ऐसे आता रहेगा। और ये जो पंक्तियाँ हैं, ये इधर वाली जो हैं, ये भी वाई पंक्तियाँ होंगी। क्या होंगी? वाई पंक्तियाँ। यानी कि इस लाइन में जो 32 लोग हैं इनके इस लाइन में x लोग हैं, और जो टोटल पंक्तियाँ हैं यानी टोटल जो स्तंभ है, ये टोटल जो स्तंभ है वो क्या है? वाई स्तंभ है। ऐसे जो 616 लोग हैं जो इनके पीछे हैं वो इस लाइन में z लोग हैं, और कुल पंक्तियाँ जो होंगी वो वाई होंगी। क्या होंगी? वाई होंगी। अब समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। जो ये 32 लोग थे इसमें x लोग एक लाइन में थे, और कुल जो लाइनें थी वो कितनी लाइनें थी? वाई। यानी कि जो x और y को अगर मैं गुणा करूं तो ये बराबर होगा किसके? 32 के। किसके बराबर होगा? 32 के। और ऐसे जो इसके पीछे लोग चल रहे हैं वो एक लाइन में z लोग चल रहे हैं। कितने लोग चल रहे हैं? z। और जो लाइनें कितनी हैं? y लाइनें हैं। तो z गुणा y किसके बराबर? 616 के बराबर है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर आपने मासा पा को ध्यान से समझा होगा, मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि मासा पा होता क्या है। ये क्या था कि x और y बराबर है 32 के और z और y बराबर है 616 के। तो अगर आपने मासापा को ठीक से समझा है, मासापा क्या था? मासापा हमारा था कि हमने एक विधि बताई थी, गुणनखंड विधि, कि अगर किसी भी संख्या का मासापा निकालना होता था तो हम उसके गुणनखंड करते थे, और गुणनखंड में जो दोनों में जो कॉमन होता था वही उसका मासापा होता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है। 32 के गुणनखंड क्या होगा? x गुणा y, और 616 के गुणनखंड क्या होगा? z गुणा y। तो जो ये y है ये दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। यानी कि हमें 32 का जो गुणनखंड होगा और 616 का जो गुणनखंड होगा उसमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा? मासापा होगा। अब कुल मिला के हमें दोनों में कॉमन निकालना है, यानी इनका मासापा निकालना है। तो ये केवल इतना समझाने के लिए था, आपको ये सब कुछ नहीं करके दिखाना है, आपको सीधे सीधे लिखना है हल। हल में क्या लिखोगे? आप सीधे सीधे हल में लिखोगे कि अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब स्तंभ में मार्च करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या की। तो लिखोगे हल स्तंभों की अधिकतम संख्या, ठीक है, 616 और 32 का मासापा। और आप लोग जानते हो कि मासापा कैसे निकालते हैं। मासापा निकालने के लिए मैंने आपको यूक्लिड वाली विधि बताई है कि आपको पहले 616 को 32 से मतलब लिखना है कि 616 बराबर 32 का पहाड़ा पढ़ना है, शेषफल बचाना है, फिर ऐसे जब तक करते रहना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, और आखिरी में जो उत्तर आएगा वो आपका मासापा हो जाएगा, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें क्या सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 4 में? हमें क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्ग होगा वो किसी m के लिए या तो 3m के रूप का होगा या 3m+1 के रूप का होगा। मतलब क्या है बच्चों क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास जितनी भी संख्याएं हैं उनका अगर मैं वर्ग कर दूं, क्या कर दूं? वर्ग कर दूं, और उनको 3 के रूप में बदलूं। किस में बदलूं? 3 के रूप में बदलूं, तो या तो वो 3m के रूप की होंगी या 3m+1 के रूप की होगी। ठीक है, जैसे कि चलो कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान के चलिए हमें 5 का वर्ग करना है। क्या करना है? 5 का वर्ग। एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। एग्जांपल क्या है? 5 का जैसे हमने वर्ग किया तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25। अब अगर इस 25 को मैं 3 के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं 3 गुणा 8 प्लस 1। 3 गुणा 8 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? यानी कि 3, ये किसका काम करेगा? m का, यानी 3m+1, यानी इस रूप का बन गया कि नहीं बन गया? ये 25 जो है किस रूप का बन गया? 3m+1 के रूप का हो गया। चलिए और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान के चलिए अगर मुझसे कहा गया कि 7 है, अब इसका अगर मैं वर्ग करूँ 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग क्या होगा? 49। अब इस 49 को मैं 3 के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 3 के रूप में मैं लिखूंगा 3 गुणा 16 प्लस 1, यानी कि ये भी किस रूप में बन गया? 3m+1 के रूप में बन गया।
अब अगर मैंने क्या लिया, अगर मैंने कोई मान के चलिए 9 लिया, अब अगर मैं 9 का वर्ग करूं तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81, और 81 को अगर मैं 3 के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 3 गुणा 27 प्लस 0 यानी 27 81। तो ये किसके रूप में बन गया, ये बन गया 3m और प्लस 0 लिखो या मत लिखो, तो यानी ये किस रूप का बन गया, 3m के रूप का बन गया। यानी कि यही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या के वर्ग को अगर मैं उसको 3 के रूप में लिखूं तो वो या तो 3m के रूप का हो जाएगा या 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, और इसी चीज को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा सिद्ध करना है। चलिए बच्चों सिद्ध करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, हल कि माना ए कोई पूर्णांक है, ये कोई क्या है, पूर्णांक है। सेम वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में माना था कि हमने ये मान लिया कि ए जो है वो कोई क्या है, पूर्णांक है। अब इस अगर ए हमने कोई पूर्णांक माना है तो इस क्वेश्चन के लिए हमें बी क्या मानना पड़ेगा, बी हमें 3 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा 3, क्योंकि हमने बच्चों कहा था इस क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बी लेना होता है। जैसे उस क्वेश्चन में हमें 6 के रूप में दिखाना था तो हमने बी का मान 6 लिया था। इस क्वेश्चन में हमें 3 के रूप में दिखाना है तो हमें बी का मान क्या लेना है, 3 लेना है। तो हमें बी का मान क्या ले लेना है, 3। ठीक है, माना ये कोई पूर्णांक है तब b बराबर 3, और अगर b बराबर 3 होगा तो जो a जो है a बराबर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि जो a है उसको हम लिख सकते हैं b क्यू प्लस r के रूप में, और r क्या है, b से छोटा और 0 के बड़ा या बराबर। अब इस b का मान हमने 3 लिया है, इसलिए a बराबर b का मान हमने क्या लिया है, 3 लिया है, तो ये या तो 3q प्लस r का मान या तो 0 होगा, या r का मान क्या होगा, 1 होगा, या r का मान क्या होगा, 2 होगा। ठीक, यहाँ पे साइड में ये लिख दीजिए, r का जो मान है वो 3 से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। मतलब समझ में आया बच्चों, अगर मैंने b का मान 3 लिया है तो r का जो मान है वो 3 से 0 के बीच का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने b का मान 6 लिया था, इसलिए r का जो मान है वो 6 से और 0 के बीच का था, और यहाँ पे 3 से और 0 के बीच का, यानी कि या तो वो r का मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। यानी अगर किसी संख्या को हम 3 से डिवाइड करें तो या तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, या 1 शेषफल बचेगा, या 2 शेषफल बचेगा। बस यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो हमें अगर हमने कोई पूर्णांक a माना था तो हम उसको इन 3 रूपों में लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि कोई भी संख्या है उसका वर्ग की बात कर रहा है, तो संख्या का 3 रूप है। अब तीनों रूपों का हम बारी बारी से वर्ग करके देखते हैं, बारी बारी से हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। चलिए हमने इसका मान के चलिए सबसे पहले a बराबर 3q लेने पर, a बराबर 3q लेने पर क्या होगा, अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, इस संख्या का वर्ग कर दूं तो 3q का अगर मैं वर्ग करूं यानी कि a का वर्ग बराबर हो जाएगा 3q का वर्ग यानी कि 9q स्क्वायर। और ये जो 9q स्क्वायर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको भी 3 के रूप में तोड़ने की कोशिश करूं तो लिखूंगा 3 और ब्रैकेट में 3q स्क्वायर। यानी कि कोई संख्या हमारी 3q थी, उसका मैंने वर्ग किया, वर्ग करने पर वो 9q स्क्वायर के रूप में बन गई। लेकिन मेरे को फिर से किस रूप में सिद्ध करके दिखाना है, मुझे सिद्ध करना है फिर से किस रूप में, 3m के रूप में। बच्चों यहाँ पे दोबारा एक चीज समझाऊंगा कि इसमें ये मतलब कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 3q से 9q स्क्वायर में बदल दिया। अब 9q स्क्वायर को मुझे फिर से किसके रूप में बदलना है, 3 के रूप में। तो इस 9 को मैंने तोड़ा 3 के रूप में और ब्रैकेट में लिख दिया 3q स्क्वायर। अब इस 3q स्क्वायर ये जो ब्रैकेट में बचा है, अगर मैं इसको m मान लूँ, क्या मान लूँ, m, तो ये संख्या बन जाएगी 3m के रूप की। किसके रूप की बन जाएगी, 3m के रूप की। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे एक बार फिर समझाएंगे। क्या हो गया, 3m के रूप की। अब अगर हमने सेकंड संख्या ली, सेकंड संख्या हम कौन सी ले सकते हैं, सेकंड संख्या हम ले सकते हैं ये 3q प्लस 1 की। a बराबर पुनः a बराबर 3m प्लस 1 लेने पर, a बराबर 3m प्लस 1 लेने पर, जब हम a का मान 3m प्लस 1 लेंगे तो क्या होगा, तो फिर मैं जब a का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे q है तो यहाँ पे ये q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है बच्चों, जब स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें से अगर मैं यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 6q को साथ में लिखूँ और 1 को ऐसे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लूँ। क्या कॉमन ले लूँ? 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 आगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ये अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, अगर मैं इसको m मान लूँ, क्या मान लूँ? m, तो ये बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1 के रूप का। क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1 के रूप का। और सेकंड, अब थर्ड संख्या कौन सी बची हमारे पास? 3q प्लस 2 के रूप की, 3q प्लस 2 के रूप की। तो जब 3q प्लस 2 के रूप की बची तो हम अब तीसरी बार क्या लेंगे? a बराबर 3q प्लस 2 लेने पर, और जब a बराबर 3q प्लस 2 लेने पर फिर से जब हम इस संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे? वर्ग करने पर a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बराबर फिर से क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 12q, ठीक। अब इसमें क्या करना है? इसमें देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q को साथ में लिखना है, और ये जो 4 है इसको तोड़ के लिखना है 3 प्लस 1, और इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है? 3। जब इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये वाला 1 जो है एक्स्ट्रा बचेगा। अभी जो इतना हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? उसको m नाम दे सकता हूँ। क्या नाम दे सकता हूँ? m। तो ये भी क्या बन जाएगा? 3m प्लस 1 के रूप का। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हमने जो संख्या ली थी 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, उन तीनों संख्याओं को जब मैंने वर्ग किया, जब तीनों संख्याओं को मैंने वर्ग किया तो जो वर्ग करने पर हमारा परिणाम मिला, अगर मैं उसको एक नए m के रूप में लिखता हूं तो वो या तो 3m के रूप का बनेगा या 3m प्लस 1 के रूप का बनेगा। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, यानी कि लास्ट में लिख दोगे अतः किसी भी पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, धनात्मक लिख देना बच्चों, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको दोबारा आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन वीडियो को दोबारा से बार बार समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जब तक आप नहीं कोशिश करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले कभी भी नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं लेकिन ईजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सीख पाओगे, ईजी हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालना, पक्का समझ में आएंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो या तो 9m के रूप का होगा, या 9m प्लस 1 के रूप का होगा, या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। देखो बच्चों क्या कहता है? कहता है कि किसी भी संख्या का अगर हम घन करें, किसी भी संख्या का अगर हम घन करें तो वो या तो 9m के रूप में बदल जाएगी, या 9m प्लस 1 के रूप की हो जाएगी, या 9m प्लस 8 के रूप की हो जाएगी। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछने का प्रयास कर रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, अगर मैं उसका घन करूं और घन के बाद उसको 9 के रूप में लिखूं तो वो या तो 9m के रूप में बदल जाएंगे, 9m प्लस 1 के रूप में, या 9m प्लस 8 के रूप में। जैसे कि मान के चलिए मुझे कोई भी संख्या ले लीजिए, मान के चलिए 6 का घन करना है, 6 का घन। तो 6 का घन क्या होता है? 216। अब अगर मैं 216 को 9 के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 9 के रूप में 9, और 9 के रूप में अगर मैं लिखता हूं तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 × 18, 3 × 34, यानी कि 9 × 34, 9 प्लस 0, क्योंकि 34 निमा क्या होता है? 216 होता है, 9 34, ठीक। तो यानी कि किस रूप में बदल जाएगी? 9m और प्लस 0 यानी 9m के रूप में बदल जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं किसी और संख्या को लिखता हूँ, जैसे मान के चलिए एक छोटी संख्या ले लीजिए 4, अगर मैं 4 का घन निकालूं तो क्या हो जाएगा? 64, और 64 को अगर मैं 9 के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 9 7 63, यानी 9 × 7 प्लस 1, यानी किस रूप में बदल जाएगी? 9m प्लस 1 के रूप की हो जाएगी। और कोई संख्या लेते हैं, छोटी छोटी संख्या, जैसे 3 ले लिया, अगर मैं 3 का घन करता हूं तो मुझे मिलेगा 27, और 27 को लिखूंगा तो 3 × 9 प्लस 0, वो 9 × 3 प्लस 0, 9 × 3 प्लस 0, यानी कि किस रूप की होगी? इस रूप की हो जाएगी, ठीक है।
इसी प्रकार से बच्चों को ये क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या का भी अगर आप घन करोगे और उसको फिर 9 के रूप में बदलोगे तो या तो इन तीनों में से ही एक रूप धारण कर लेगी। इस चीज़ को हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो सिद्ध करने से पहले हमें वही चीज़ करनी पड़ेगी कि माना ए कोई हल, कैसे हल करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चंस में एक चीज़ ध्यान देनी है आप लोगों को। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो बी लेते हैं हम, बी लेते हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बी का मान 6 लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बी का मान 3 लिया था, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बी का मान वैसे तो 9 लेना चाहिए क्योंकि हमें 9 के रूप में सिद्ध करना है। लेकिन इसी क्वेश्चन में, स्पेशली इसी क्वेश्चन में केवल आपको बी का मान 9 नहीं लेना है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होगे सर आपने तो कहा था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिद्ध करना था उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 9 इसलिए नहीं लेना है। देखिए ये जो आपको सिद्ध करना है 9, अगर मैं बी का मान 9 ले लूँगा तो मुझे जो आर का मान है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत ज़्यादा बार लिखना पड़ेगा, उन सभी का घन करके दिखाना पड़ेगा। हालांकि सिद्ध उस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन वो बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हमें बी का मान 9 ना लेके बी का मान 3 लेना है। तो तब हमें क्या लेना है, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तब b बराबर 3 लेने पर, b बराबर 3 लेने पर अगर मैं b का मान 3 लूँगा तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा a बराबर हो जाएगा BQ प्लस आर का मान b से छोटा, 0 से बड़ा और बराबर। और ये जो b हमने क्या लिया है, 3 लिया है, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, बारी बारी से इन सभी संख्याओं का घन करके देखना है और उनको 9 के रूप में बदलना है। सबसे पहले हम इस संख्या को लेंगे 3q प्लस 0, तो a बराबर 3q लेने पर, a बराबर 3q लेने पर, और अगर मैं इस 3q का घन कर दूं यानी a का घन बराबर हो जाएगा 3q का घन, और जब 3q का घन हो जाएगा वो हो जाएगा 27q की घात 3, और इस 27q की घात 3 को हमें क्या करना है, 9 के रूप में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 9 और ब्रैकेट में 3q की घात 3, इसको तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये 3q की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, m के रूप में, तो ये हो जाएगा 9m, यानी कि ये जो संख्या है इस संख्या का अगर मैं घन करूं तो ये 9m के रूप में बदल जाएगी। अब अगली संख्या कौन सी है, 3q प्लस 1, इस संख्या को लेने पर a बराबर 3q प्लस 1 लेने पर, अगर मैं a का मान 3q प्लस 1 लूँ, अब मैं इसका अगर घन करता हूँ तो a का घन बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का घन। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b की होल घात 3 का, यानी a का घन यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 27q की घात 3 प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, और इसमें से हमें इन तीनों को साथ में लिखना है, यानी कि 27q की घात 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, और इस 1 को हमें आखिरी में लिख देना है। अब इन तीनों में से हमें क्या करना है, 9 कॉमन लेना है। क्या लेना कॉमन, 9 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हमें इसको 9 के रूप में बदलना है। तो 9 जब इन तीनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और ब्रैकेट बंद प्लस 1 बाहर। और ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9, इसको m मान लें अगर तो हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप का, यानी कि जो ये संख्या थी अगर इस संख्या का हम घन करें और 9 के रूप में बदलें तो इस रूप में बदल जाएगी। और आखिरी संख्या है हमारी 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब a बराबर 3q प्लस 2 लेने पर, a बराबर 3q प्लस 2 लेने पर, और अगर हम a बराबर 3q प्लस 2 लेते हैं और इसका घन करते हैं तो a का घन बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का घन बराबर a का घन, यानी कि a की क्यूब, जब a की क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27q की घात 3 प्लस b की क्यूब प्लस जब 3ab करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18q
और ब्रैकेट में a+b, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 27 क्यू की घात 3 प्लस 8 प्लस 18 3 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 36 क्यू। अब इसमें से क्या करना है, इन तीनों को साथ में लिखना है, यानी कि 27 क्यू की घात 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, और इन तीनों संख्याओं में से हमें क्या करना है, 9 कॉमन ले लेना है। तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 क्यू की क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, और ये वाला जो 8 है वो बाहर। अब सॉरी बच्चों, अगर ये नीचे वाला समझ में नहीं आया है, इसमें आया नहीं है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ से नीचे समझ में नहीं आया तो इसको मैं फिर साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये इतना हो गया 27 क्यू की क्यूब प्लस इतना, और इसको हम इन तीनों को साथ में लिख देंगे, यानी कि 27 क्यू की घात 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, और इन तीनों में से मुझे 9 कॉमन ले लेना है। तो जब 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर बचेगा 3 क्यू की घात 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, और इस पूरे को मैं m का नाम दे दूँ तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8 के रूप का, यानी कि 9m प्लस 8 के रूप का। यानी कि जो भी संख्याएं, तीनों संख्याएं थी जिनको हमने 3m के रूप में बदला था, उनका जब हमने घन किया तो वो या तो 9m के रूप की बदल गई, 9m में बदल गई, या 9m प्लस 1 में बदल गई, या 9m प्लस 8 के रूप की हो गई। यही हमें सिद्ध करना था। अतः लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः किसी भी पूर्णांक का घन या तो 9m के रूप का होता है, या 9m प्लस 1 के रूप का होता है, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अगर बच्चों किसी भी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ कि इजी हैं, लेकिन आपको समझ में थोड़ा देर से आएंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पहले कभी पढ़े नहीं हैं, बिल्कुल नई चीज़ है। तो बार बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, दोबारा समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।